हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। पता है सीरीज की पार्ट 8 वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पता है सीरीज़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ है। इसमें हम आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आते हैं और ये सभी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल के कुछ बचे हुए एग्ज़ाम्स रह गए हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स रेलवे लेने वाली है, उन सभी में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं या आ भी सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न आ चुका है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, आपको ये बताना है। तो पहले तो आप यही बताएंगे कि एक पारसेक होता क्या है। एक्चुअल में जब हम पारसेक की बात करते हैं तो पारसेक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, PAR और SEC, पारसेक, जिसका मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकंड। ये आप समझ पा रहे होंगे। और जब हम पैरालैक्टिक सेकंड यानी पारसेक की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस मेजरमेंट यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। और जब हम इसके प्रकाश वर्ष होने की बात करते हैं, यानी इसमें कितने प्रकाश वर्ष होते हैं इसकी बात करते हैं, तो इसमें 3.26 लाइट ईयर होते हैं। प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। प्रकाश वर्ष का मान 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इसी की बात अगर हम पैरालैक्टिक सेकंड की बात करेंगे, एक पारसेक की बात करेंगे, तो एक पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आपको ये बताना है। माइकोलॉजी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी कोई लॉजी या लॉगस वर्ड बाद में जुड़ता है तो इसका मतलब ही हो जाता है कि स्टडी। लॉजी मतलब स्टडी। तो इसमें पूछा गया माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस होता है, यानी कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। हाइड्रोफोबिया यानी जिसे हम रेबीज भी कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, रेबीज एक वायरल डिजीज़ है, यानी वायरस से होने वाली डिजीज़ है। इसमें रोगी को पानी से भय लगने लगता है, इसलिए इसे हम हाइड्रोफोबिया यानी पानी से भय भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डरना, पानी से डर। तो पानी से डर किस में लगता है, रेबीज में लगता है, जो कि वायरल डिजीज है। और इसकी खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ये आपको बताना है। आपसे पूछा गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा इंस्ट्रूमेंट रूपांतरित करता है। तो देखिए, जब हम डायनामो की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है, यानी ये यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करता है, यानी इसका उल्टा करता है। जब हम सितार की बात करते हैं तो ये भी मैकेनिकल ऊर्जा यानी हाथों की कंपन ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी साउंड एनर्जी में कन्वर्टेड करता है। लाउड स्पीकर की भी बात करें तो लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि जो मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, क्योंकि मोटर में क्या होता है, जब भी उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है तो वो घूमने लगती है या वो चलने लगती है, तो वो विद्युत ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। आपको ये ध्यान रखना। मैं ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन इसलिए भी देता जाता हूँ जिससे कि आपको जो भी एग्जाम्स आप देंगे उसमें ऑप्शंस को रेक्टिफाई करने की, यानी आपको मान लीजिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप उनमें से एलिमिनेट कर पाएँ, क्योंकि जब भी हम MCQ की बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये बहुत ही मायने रखता है कि आप कौन से ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर पा रहे हैं या उनको रिजेक्ट कर पा रहे हैं। ये भी क्षमता आपकी बहुत ही मायने रखती है, जिससे कि आप सही उत्तर तक पहुंच पाएँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम 2 ऑप्शंस में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको नेगलेक्ट करने की जो क्षमता है वो बहुत ही काम आती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पृथ्वी के आंतरिक ग्रह पर जीवन की संभावनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रह हैं उन पर जीवन की संभावनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए, जब हम पृथ्वी पर
या पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना के अध्ययन को पूछते हैं तो इसमें एक वर्ड आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? जीवों का अध्ययन है। लेकिन जब हम पृथ्वी से बाहर हट के कर रहे हैं तो यही एक्स बायोलॉजी कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जहाँ भी मुझे ज़रूरत लगती है कि यहाँ आपके ऑप्शंस या यहाँ जहाँ कोई साइंटिफिक वर्ड इंग्लिश में देना चाहिए तो मैं वहाँ उसको इंग्लिश में रखने की कोशिश करता हूँ। आप ये भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी हम पोस्टमार्टम या बॉडी की जांच को कहते हैं तो ये होता है आपका ऑटोप्सी। ये आपको ध्यान रखना है। अब खास बात यह है कि यहाँ बायोप्सी भी लिखा हुआ है, तो बायोप्सी क्या होता है आप ये भी बताएं। जो भी मैं आपसे पूछता जाता हूँ आप उसे एक बार कमेंट ज़रूर करें, जिससे आपकी नॉलेज का निखार होता है। तो आप ये भी ध्यान रखें। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में भी आप ज़रूर लिखें, ये क्या होते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि मृतक शरीर की जांच को पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहते हैं, और जब हम बायोप्सी की बात करते हैं तो ये कैंसर के उपचार में यूज की जाती है, यानी इसे कैंसर थेरेपी भी कह सकते हैं। और जब भी हम वैसेक्टोमी की बात करते हैं तो वैसेक्टोमी जो है वो पुरुष नसबंदी को कहा जाता है, और ट्यूबेक्टोमी की जब बात करते हैं ये स्त्री नसबंदी को इंडिकेट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं ऑप्शंस आपको इसलिए बताता जाता हूं जिससे कि आपको कहीं पर भी ऑप्शंस में भी दिक्कत ना रहे। क्वेश्चन नंबर 7, पौधों की पत्तियों के झड़ने और फलों के गिरने पर कौन सा हार्मोन नियंत्रण रखता है? आपको ये बताना है। यानी जो पौधों की पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं या फल अपने आप गिरने लगते हैं तो उन पर कौन सा हार्मोन नियंत्रण रखता है, आपको ये बताना है। तो आपको ध्यान रखना है ये ऑक्सीजन हार्मोन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं आपके सामने 120/80 mmHg, 130/80 mmHg, 120/100 mmHg, 120/50 mmHg। आपको बताना है कि जो नॉर्मल ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, आपको ये बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। ये होता है 120/80 mmHg, यानी 120 इसका मैक्सिमम पीक हो गया और 80 जो आपका मिनिमम पीक हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो आप इन्हें लाइक व शेयर ज़रूर करें तथा इसी प्रकार से हमारी अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उसे ईजिली देख पाएँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन सी तरंगें या वेव्स नहीं पाई जाती हैं, आपको ये बताना है। जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है यानी उसमें शुरू से लेके एंड तक की जो वेव्स हैं, यानी जिनकी वेवलेंथ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आती हैं, उन वेव्स में से इन ऑप्शंस में से कौन सी वेव नहीं है जो इसमें उपलब्ध नहीं होती, आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से देख सकते हैं कि जब भी हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो इसमें अवर्त किरणें भी होती हैं, सूक्ष्म किरणें भी होती हैं, रेडियो वेव्स भी होती हैं, पर कॉस्मिक किरणें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बाहर होती हैं, ये नहीं पाई जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इससे पहले भी इसी वीडियो में एक क्वेश्चन माइकोलॉजी का था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन फाइकोलॉजी आया है। तो मैं आपको फिर से ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा कि जब हम कवकों के अध्ययन की बात करते हैं तो इसे कहते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, और जब हम शैवालों का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं फाइकोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है। फाइकोलॉजी क्या हो गया? शैवालों का अध्ययन हो गया। और जब हम वायरस का अध्ययन करने की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी हम इसे कह सकते हैं।
और फिजिक्स के क्वेश्चंस में तो ये अक्सर ही पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम किताबें या मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखें अपने पास, तो वो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी जो न्यूनतम दूरी है जहाँ से हम स्पष्ट देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की आंख में फोकसिंग किस कारण से होती है, आपको ये बताना है। यानी जो ह्यूमन आई है उसमें फोकसिंग जो होती है, जैसे कैमरा में फोकसिंग होती है, इसी तरीके से हमारी आईज भी फोकस करती हैं। तो ये किस कारण से हो पाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आंखों के लेंस के आगे पीछे की गति से। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि लेंस हमारा फिक्स होता है। आंख में तरल अपवर्तनांक के परिवर्तन द्वारा, या आंख के लेंस की वक्रता में परिवर्तन से, आंख के रेटिना की गति से। जब भी हम फोकसिंग करते हैं तो हमारी आईज सिकुड़ती हैं, यानी उनकी समंजन क्षमता बदलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आंख के लेंस की वक्रता में परिवर्तन से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। परमाणुओं में कक्षाओं को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, आपको ये बताना है। यानी जो ऑर्बिट्स होते हैं, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स भरने का क्रम होता है वो किस प्रिंसिपल द्वारा कंट्रोल होता है, आपको ये बताना है। और ये जब भी हम बेसिक केमिस्ट्री की भी बात करते हैं तो इस नियम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपको ये बताना है कि परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। आपको ध्यान रखना है, आपबाहु प्रिंसिपल कहते हैं इसे, आपबाहु सिद्धांत कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 1s2, 2s2, 2p6, इस तरीके से एक नियम होता है जो कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम दर्शाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपबाहु सिद्धांत क्या है, कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसकी वोल्टेज क्षमता कितनी होगी। तो ये एक फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन है। जब इसमें दिया गया है कि वोल्टेज यानी V = 220 और I मतलब धारा यानी करंट 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की धारा दी हुई है और आपसे पूछा उसकी वोल्टेज क्षमता। वोल्टेज क्षमता मतलब पावर पूछा गया है एक्चुअल में आपसे, पावर ही तो वाट में होती है। तो पावर आपको बताना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI। VI मतलब V मतलब 220 × 5 एम्पियर, इसका मतलब कितना हो गया 1100 वाट। 1100 वाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शोर यानी नॉइस की श्रव्य सीमा ऑडिबल रेंज कितनी है, आपको ये बताना है। मैं जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं या जो भी ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ इंग्लिश बताना जरूरी है तो मैं उन चीज़ों को बता देता हूँ। WHO द्वारा नॉइस की ऑडिबल रेंज यानी श्रव्य सीमा कितनी है, आपको ये बताना है। तो आप ये ध्यान रखें कि WHO ने 45 डेसिबल मान्य रखा है। अधिकतम नॉइस 85 डेसिबल होता है, लेकिन आपको 45 ध्यान रखना है। WHO द्वारा शोर की श्रव्य सीमा 45 डेसिबल रखी गई है, आपको ये ध्यान रखना है। पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था इसी से रिलेटेड, इसका आंसर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो डेसिबल मैंने पूछा था कि डेसिबल यूनिट से हम क्या मेजरमेंट करते हैं। पिछली वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। तो वो जो क्वेश्चन था वो ये था कि डेसिबल यूनिट किस काम में लाई जाती है, यानी किस चीज़ को मेजरमेंट करने के काम में लाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डेसिबल है वो वातावरण में ध्वनि, एम्बियंट साउंड, वातावरण में ध्वनि के लिए मेजर करने के लिए यूज किया जाता है डेसिबल। ये आपको ध्यान रखना। और ये लॉगरिथम स्केल होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं किसी भी लिक्विड का तो उसकी विस्कोसिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको ये बताना है। डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इक्वल रहेगी या जीरो हो जाएगी, आपको ये बताना है। यानी घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या जीरो हो जाती है, आपको ये बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम विस्कोसिटी की बात करते हैं और टेम्परेचर से रिलेशन की बात करते हैं फॉर लिक्विड की जब हम बात करेंगे तो जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर राइज करने पर घटती है। यानी इसका जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है कि जब भी आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता यानी विस्कोसिटी क्या होगी, घट जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है।
ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस की विस्कोसिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी या जीरो हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने अभी लिक्विड के लिए बताया था, अगर इसी के लिए हम गैस के लिए बात करें, यानी फॉर गैस विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल्स टू टी की अगर हम बात करें तो इनमें प्रोपोर्शनली रिलेशन होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, आपको ये ध्यान रखना है। यानी गैसों में विस्कोसिटी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि द्रवों में विस्कोसिटी ताप बढ़ाने पर घटती है, आपको ये याद रखना है। और आपको अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप ज़रूर इनको नोट करते हुए जाएं, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मदद करेंगी। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति लीटर और न्यूटन। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन क्या होता है आपको ये भी बताना है, आप कमेंट में ये बता सकते हैं। जब हम पृष्ठ तनाव के मात्रक की बात करते हैं तो ये न्यूटन प्रति मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों होता है कि जब भी हम पृष्ठ तनाव की बात कर रहे होते हैं तो किसी द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा पर लगने वाला बल ही हमारा पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो ये प्रति एकांक दूरी पर लगने वाला बल सरफेस पर, यही पृष्ठ तनाव कहलाता है। अगर इसकी सामान्य भाषा में कहें तो न्यूटन प्रति मीटर इसका राइट आंसर है, आपको ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने। विषाणु की खोज किसने की थी, यानी वायरस की खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लुई पास्चर, क्रिस्टियन बर्नार्ड, मैकमिलन, इवानोवस्की। आपको बताना है कि वायरस की खोज किसने की थी। तो ये वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे इवानोवस्की, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 भारी जल यानी जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं का अणु भार कितना होता है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ मैं ये भी पूछूंगा कि जो सामान्य जल होता है जिसे हम पीते हैं, जिसे हम H2O कहते हैं, उसका अणु भार कितना होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जब भी हम भारी जल की बात करते हैं यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो पहले तो हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। जब हम 1H1 की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रोटियम, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H2 जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं, और एक होता है 1H3 जो कि रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, इसे हम कहते हैं ट्राइटियम। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब हम सामान्य जल की बात करते हैं तो वो प्रोटियम ऑक्साइड होता है, यानी 1H1 वाले मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का जब निर्माण होता है तब सामान्य जल बनता है। लेकिन जब ड्यूटेरियम यानी 1H2 के साथ में जब भी ऑक्सीजन का ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है तो उसे हम भारी जल कहते हैं। भारी जल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसमें एटॉमिक वेट इसका 1 था, इसमें एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 2 है, क्योंकि ये भारी हो जाता है। और 1H3 यानी ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, ये सन में पाया जाता है या कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। तो जब हम D2O और H2O यानी भारी जल की जब हम बात करेंगे तो इसे हम D2O लिखते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और सामान्य जल की जब आप बात करते हैं तो उसे हम लिखेंगे H2O यानी सामान्य जल। अब जब हम D2O की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने D बताया, ड्यूटेरियम यानी 1H2 यानी इसका एटॉमिक वेट 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 यानी 2 मॉलिक्यूल और एटॉमिक वेट इनका 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 20। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अगर हम अणु भार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसी तरीके से अगर हम सामान्य जल की बात करेंगे, H2O की बात करेंगे, तो क्योंकि जो प्रोटियम है उसका एटॉमिक वेट होता है 1 × 2 प्लस 16, ये हो जाता है 18। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हम भारी जल के अणु भार की बात करेंगे तो ये 20 होता है, जब भी हम सामान्य जल की बात करेंगे तो ये 18 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कोरोना वायरस मनुष्य के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हैं nCoV-19 यानी नोवल कोरोना वायरस 2019 बहुत तेज़ी से अपना अस्तित्व बचाए हुए रखे हुए और लोगों को संक्रमित करता जा रहा है। तो ये प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है इस समय में कि आपको ये बताना है कोरोना वायरस मनुष्य के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा जो अटैक करता है वो लंग्स पर करता है, फेफड़ों पर करता है, आपको याद रखना है। नोट भी करते जाएं साथ साथ, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको नोट करते हुए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए
भारत सरकार ने कौन सा ऐप प्रारंभ किया है, ये आपको बताना है। जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोग हैं उनकी लोकेशंस पता लग पाए या उनको ऐप के थ्रू उनकी लोकेशन ट्रैक कर पाएँ, तो ऐसे कौन से एप्लीकेशंस हैं जो भारत सरकार ने जारी की हैं या चला रही है भारत सरकार उनको। तो आपको ये देखना है कि ये आरोग्य सेतु और कोरोना कवच दोनों ही हैं, आरोग्य सेतु और कोरोना कवच दोनों हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू किस तिथि को आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। आपको याद होगा कि जब मार्च में लॉकडाउन लगने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक घोषणा की गई थी, लोगों से आह्वान किया गया था कि आप जनता कर्फ्यू रखें। तो ये डेट आपको बतानी है, किस डेट को जनता कर्फ्यू आयोजित किया गया था। तो याद रहे ये 22 मार्च को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लॉकडाउन के दौरान किसने कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है, यानी जब लॉकडाउन रहा है तो लोगों को कोरोना के बारे में पढ़ने को मिले, इस चीज़ सीरीज को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है। तो आपको ध्यान रखना है ये नेशनल बुक ट्रस्ट है, इसने कोरोना स्टडीज लॉन्च की है। क्वेश्चन आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर कौन है, ये आपको बताना है। जो अयोध्या राम मंदिर अभी बना है इसकी डिज़ाइन जो दी है उन्होंने किसने दिया है, ये आपको बताना है। यानी जो आर्किटेक्चर उन्होंने डिज़ाइन किया है अपना, वो किसने दिया है आपको ये बताना है। तो ये याद रखना है। भारत के बहुत से मंदिर यानी सोमनाथ मंदिर हैं गुजरात का, इस तरीके से और भी कई मंदिर हैं जो इनके द्वारा या इनके पुरखों के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं और इन्हें ये चीज़ें विरासत में मिली हैं। तो ये चंद्रकांत सोमपुरा हैं, ये आपको याद रखना। ये अयोध्या राम मंदिर के शिल्पकार या वास्तुकार हैं, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की नई शिक्षा नीति यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका प्रारूप क्या है, यानी इसका फॉर्मेट क्या है, ये आपको बताना है। तो आप याद रहे ये 5+3+3+4 है, यानी शुरू के 5 साल में जो बच्चा होगा वो 3rd तक पढ़ेगा, यानी तीसरी क्लास तक पढ़ेगा। इसमें इंक्लूडिंग नर्सरी और केजी रहेंगे। इसमें मतलब 5 साल में आप क्लास 3rd तक आएंगे। फिर अगली 3 साल में आप 3 to 6 पढ़ेंगे। फिर अगली 3 साल में आप 6 to 8 पढ़ेंगे और अगली 4 ईयर में आप 8 to 12 पढ़ेंगे। ये इसका फॉर्मेट है। तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, कितना है 5+3+3+4, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। वैसे जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो भारत सरकार जारी करती है और उसमें बताती है कि कौन से शहर की स्थिति कितनी अच्छी है स्वच्छता में। तो आपको याद होगा कि इंदौर जो शहर है वो 4थी बार 4th टाइम नंबर 1 पर रहा है और बहुत ही साफ शहर है, ये बहुत ही अच्छा सिटी है, आपको ध्यान रखना है इंदौर है। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है। साथ ही साथ मेरा एक क्वेश्चन और भी रहेगा आपसे कि जो शिक्षा मंत्रालय है इसका पुराना नाम क्या था, आपको ये भी बताना है। तो हम अगर शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग की बात करें तो इसमें जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय, यानी ये जो जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय आप देख पा रहे हैं, इसको पहला स्थान मिला है, आपको ये ध्यान रखना है। जब मैं शिक्षा मंत्रालय का पूछ रहा था आपको, तो आपको कमेंट बताना है और इसका उत्तर भी मैं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IPL 2020 यानी जो इंडियन प्रीमियर लीग 2020 हो रही है उसका आयोजन कहां पर किया जाना है या कहां पर किया जाना प्रस्तावित है, ये आपको बताना है। अब तो इसका शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि IPL 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना ये UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आपको ये ध्यान रखना है, इसी का नाम शिक्षा मंत्रालय बदल कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार द्वारा लाई गई थी या उसका मसौदा तैयार किया गया था, तो आपको याद होगा कि उसमें एक चीज़ ये भी थी कि अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम जो है वो वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी शिक्षा मंत्रालय ही भारत सरकार में हुआ करता था।
तो आपको ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या है या मानव संसाधन मंत्रालय का अब नाम क्या कर दिया गया है, तो ये भी आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के सामने, डिजिटल मुद्रा लिब्रा, ये डिजिटल करेंसी है लिब्रा, ये किसने लॉन्च किया आपको ये बताना है। तो ये फेसबुक ने लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, WHO द्वारा किस दवा को देश में गंभीर लक्षणों वाले कोरोना पीड़ितों के इलाज हेतु अनुमति दे दी गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कोरोनल, ऑप्शन बी डेक्सामेथासोन, ऑप्शन सी कोवैक्सीन, ऑप्शन डी नेविविरॉल। तो बताना है कि WHO ने किस दवा के लिए कोरोना पीड़ित जो गंभीर हैं उनके इलाज के लिए अनुमति दे दी है। तो आपको ये याद रखना है कि डेक्सामेथासोन दवाई को WHO ने परमिट दे दिया है। जो डेक्सामेथासोन है इसको परमिट मिल गया है। ये मेडिसिन है, आप इसे वैक्सीन न समझें। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन के सामने, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। पहला, यह वायुमंडल का सघनतम परत है, बिल्कुल बात सही है। बादलों का निर्माण इसी में होता है, बिल्कुल बात सही है। इस मंडल की ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है, यानी समताप मंडल स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये आपको पूछा गया। ये बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है उसका कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है, आपको ये बताना है। 62%, 76%, 97%, 29%, ये आपको बताना है। तो देखिए इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वह लगभग हम 40 किलोमीटर मानते हैं, यानी 0 से लगभग 40 किलोमीटर का एवरेज हम लेके चलते हैं कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। और जब भी हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो हम ये कह के चलते हैं कि क्षोभ मंडल में ही हमारा सारा वातावरण जो है, वायुमंडल जो है, समाया हुआ है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लिए पूछा गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 97% उपस्थिति वायुमंडल की होती है, यानी लगभग वायुमंडल जो पृथ्वी का है उसका 97% भाग इस 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक यानी क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए विटामिन सी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, विटामिन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। तो आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है, मसूड़ों से खून आना या मसूड़ों से दुर्गंध आना, या जिसे हम इंग्लिश में स्कर्वी कहते हैं, ये विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो आपकी स्क्रीन के सामने, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार, मैक्सिमम वेट कहाँ होता है, आपको ये बताना है। अब ये प्रश्न क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मैं इस चीज़ के लिए आपको बता देता हूँ कि जब भी हम पृथ्वी पर अधिकतम भार की बात करते हैं, मैक्सिमम वेट की बात करते हैं, तो वेट क्या होता है, वेट होता है W=m/g, यानी मास इंटू ग्रेविटी। क्योंकि मास तो क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या चेंज होगा, ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, ग्रेविटी जगह से जगह पर चेंज होती है, यानी आप विषुवत रेखा पर चेक करेंगे तो कुछ ग्रेविटी होगी, ध्रुवों पर चेक करेंगे तो कुछ ग्रेविटी होगी। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस थोड़े से टिपिकल दिए हुए हैं, वो ऐसे दिए हुए हैं कि आप इस चीज़ को, अगर ये दिया होता कि ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, तो डायरेक्ट आप लगा देते कि ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, क्योंकि ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तरी ध्रुव इसका राइट आंसर होगा। उत्तरी ध्रुव पर सर्वाधिक ग्रेविटी होती है और वहीं पर आपका अधिकतम भार पाया जाता है। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिया था, और वो क्वेश्चन क्या था, आपको ये भी ध्यान रखना है। वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि जो डेसिबल होता है, वैसे तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन बीच में वीडियो में भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ कि जो होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था उसमें मैंने पूछा था कि डेसिबल यूनिट किस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वातावरण में ध्वनि के लिए यूज की जाती है, यानी जो भी साउंड है या जो भी नॉइस है उसको हम किस चीज़ में मेजर करेंगे, वातावरण ध्वनि को डेसिबल में मेजर करते हैं। और ये एक लॉग स्केल होता है, यानी लॉगरिथम स्केल होता है, ये आपको ध्यान रखना। लॉग स्केल का मतलब ही ये है कि ये 10 की पावर्स में राइज होता है, 10 की पावर्स में बढ़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके होम क्वेश्चन की बात करेंगे।
होमवर्क है ये आपके लिए कि मानव शरीर के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है। ये शब्द नहीं है, ये श्रव्य सीमा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑडिबल रेंज है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितनी होती है आपको बताना है। जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी होती है मानव शरीर के लिए, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी 0 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 50 से 50 किलो हर्ट्ज। ये आपको बताना है कि जो ह्यूमन शरीर है उसके लिए साउंड की जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी होती है, यानी हम कितना सुन सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियोज आपको हेल्पफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ये और भी लोगों को मदद कर सकती हैं, तो अपने साथियों को ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और आप इन वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। और उसी प्रकार अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप उसे ईजिली देख पाएँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले एग्ज़ाम सब जल्दी ही होने वाले हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन लगभग कम्प्लीटली हटाया जा चुका है, या जो भी थोड़ा बहुत है उसे भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी हम अनलॉक की सीरीज़ में सब चल रहे हैं। तो आप हर एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। DRDO MTS का एग्ज़ाम है, SSC CHSL भी होना है, CGL भी होना है, और आने वाले NTPC ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स भी होने हैं, और भी कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी तैयारी को जोर देना शुरू कर देना है और आपको जी जान लगा के जुट जाना है। और मैं बस यही इतना ही कहूँगा कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।